चार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी वर्ष का भाद्रपद महीना चल रहा है जो कि अत्यंत शुभ और पावन होता है। कहते हैं पर्वों की श्रृंखला की शुरुआत इसी महीने से होती है और हर जगह हर्षोल्लास का वातावरण बन जाता है और बहुत सारे आने वाले समय में हमारे पर्व मनाए जाएंगे। पर्वों की जो शुरुआत होती है वो इसी महीने से होती है, इसलिए ये महीना बहुत शुभ और पावन माना गया। इस वर्ष ये महीना 23 अगस्त को रक्षाबंधन से अगले दिन शुरू हुआ था और 20 सितंबर तक चलेगा। जहाँ तक जैन धर्म का सवाल है, जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर समाज के लिए भाद्रपद महीना बहुत बहुत एक मुख्य महीना है, क्योंकि उसमें ये उनका मुख्य आध्यात्मिक पर्व मनाया जाता है। श्वेतांबर समाज में इसको पर्युषण पर्व कहते हैं जो 8 दिन का होता है, तथा दिगंबर समाज में इसको 10 लक्षण पर्व कहा जाता है जो कि 10 दिन का होता है। जहाँ तक पर्युषण पर्व का सवाल है, श्वेतांबर समाज के लिए यह पर्व 4 सितंबर से शुरू होकर 11 सितंबर तक चलेगा। जैसा हम जानते हैं कि मनुष्य जो है उत्सव प्रिय होता है, वह रोज कुछ ना कुछ परिवर्तन चाहता है और नित्य नया परिवर्तन उसका एक स्वभाव है, उसकी एक रुचि है। इसलिए वो किसी न किसी बहाने सामने आए अवसरों का लाभ उठाकर आनंद, खुशियां और प्रसन्नता का जीवन जीना चाहता है। और पर्व को कहते हैं, पर्व का अर्थ होता है पवित्र दिन या उत्सव आदि। और यूँ तो संसार में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं। जहाँ जहाँ मानव सभ्यता है वहाँ पर्वों की भी परंपरा है। प्राचीन काल में भी बहुत सारे पर्वों का उल्लेख होता है भारतीय साहित्य में, और कहते हैं कि पर्वों की परंपरा के पीछे कुछ मुख्य उद्देश्य भी होते हैं। सबसे पहले तो उद्देश्य ये था कि एक पर्टिकुलर डे पर या अमुक दिन किसी देवी देवता की पूजा उपासना करने से हमारे अनिष्ट का निवारण होता है और जीवन में हमें बहुत एक सुख समृद्धि मिलती है। और दूसरा कारण ये था कि इस बहाने पहले जब समाज में हर तरह के लोग, गरीब अमीर किसी भी वर्ण का हो, सब मिलजुल कर आनंद मनाते थे, उल्लास मनाते थे, नृत्य गायन करते थे और एक दूसरे के सुख दुख की चर्चा करते थे। तो ये बेसिकली एक सामुदायिकता की भावना को से परंपरा जो है पर्वों की जुड़ी होती है। और दुख, चिंता, उदासी, भय, समस्या हम सभी के जीवन में रहती हैं और हम चाहते हैं कि हमें किसी तरह से उनसे कुछ राहत मिले, और इसीलिए हम कुछ समय हम पर्व के रूप में मनाए जाते हैं, जिससे कि हम अपने दुखों को भूलकर हर्षोल्लास के वातावरण में रहें। और पर्व जितने भी हैं दो तरह के होते हैं हमारे जो हिंदू समाज में पर्व होते हैं। एक कहते हैं लौकिक पर्व और एक लोकोत्तर पर्व। इन दोनों पर्वों में बहुत बड़ा अंतर है, वो आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पर्युषण पर्व की बात हो रही है तो इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पर्युषण पर्व दूसरे पर्वों से कैसे अलग है। तो मैंने कहा कि दो तरह के पर्व होते हैं, लौकिक पर्व और लोकोत्तर पर्व। लौकिक पर्व जो है हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक हर्षोल्लास से युक्त होते हैं, जैसे कि हम दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, होली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं। इनका बेसिकली जो संबंध है हमारे भौतिक जगत से या मटेरियल लाइफ से ज़्यादा है। और इसको हम जो लौकिक पर्व होते हैं उनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लोभजन्य पर्व, जैसे हम दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और उसका हमारे धन धान्य आदि समृद्धि की कामना की जाती है। तो इस तरह के जो पर्व होते हैं उनको हम लोभजन्य पर्व भी कहते हैं। एक विजयजन्य पर्व है, जैसे दशहरा हुआ, ये विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें हम इवन तलवार की पूजा या मनुष्य की विजय भावना का जो एक प्रतीक होता है पर्व ये। एक होता है भवजन्य पर्व, भयजन्य पर्व, जिससे हमें डर की जो हमारे अंदर भावना होती है, जैसे होली है, शीतला सप्तमी है, नाग पंचमी है, इनको हम भयजन्य पर्व कहते हैं। और इसमें हम देवी देवता को प्रसन्न रखकर और अनिष्ट से बचने की भावना इनके अंदर मुख्य होती है, तो इसलिए हम इनको भयजन्य पर्व कहते हैं।
अर्थात लौकिक पर्व जो बेसिकली हमारे मटेरियल लाइफ से जुड़े हुए हैं वो तीन तरह के हुए, लोभजन्य, विजयजन्य और भयजन्य पर्व। अब मेन है लोकोत्तर पर्व, जिसकी हम आज चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि हम पर्युषण पर्व की बात कर रहे हैं। दूसरे तरह के जो पर्वों को लोकोत्तर पर्व कहा जाता है उनका संबंध हमारे जो आध्यात्मिक या धर्म से होता है, इसलिए उनको आध्यात्मिक या धार्मिक पर्व भी कहा जाता है। ये पर्व त्याग और साधना के प्रतीक होते हैं। इसमें हम भोजन के स्थान पर भजन, उपवास, नाच गाने के स्थान पर ध्यान साधना, मंत्र साधना, तप त्याग, सेवा, दान आदि आध्यात्मिक विकास करने वाली प्रवृत्तियों को महत्व देते हैं। पर्युषण, जैन धर्म की जब बात होती है तो पर्युषण हुआ, नवपद होली हुआ, ज्ञान पंचमी हुआ, सभी हमारे तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक होते हैं, अठाइयाँ होती हैं, अक्षय तृतीया होती है, अष्टमी, चतुर्दशी, इन सबको हम लोकोत्तर पर्व कहते हैं। इन पर्वों की विशेषता यही है कि इसमें व्यक्ति में त्याग है, स्वाध्याय है, अहिंसा है, सत्य है, प्रेम है, विश्व मैत्री की भावना को जागृत करने वाले होते हैं। और जो जैसे मैंने कहा कि जो हमारा आध्यात्मिक विकास है या आत्म विकास है या आत्मशुद्धि की जो प्रेरणा होती है, इन पर्वों में छिपी रहती है। लौकिक पर्वों में जहाँ हमारी दृष्टि शरीर, धन, संपत्ति, आमोद प्रमोद तक ही सीमित रहती है, लोकोत्तर पर्व के दिनों में हमारी दृष्टि जो है वो ऊर्ध्वमुखी होती है। हम शरीर से ऊपर उठकर आत्मा का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करते हैं। इन पर्व दिनों में हमारी जो आत्मिक शुद्धि है, क्रोध, कषाय आदि का त्याग है और शांति और ममता का जो अभ्यास है वो हम इन दिनों में करते हैं। जैन धर्म की दृष्टि से जो पर्युषण पर्व है, जैसा मैंने कहा कि उसको एक बहुत मुख्य लोकोत्तर पर्व कहा गया और इसमें पर्युषण पर्व का सर्वोत्तम स्थान है। और जैन धर्म में तो कहते हैं कि पर्युषण पर्व को पर्वाधिराज भी कहते हैं, सर्व पर्व शिरोमणि भी कहते हैं और इसको महापर्व भी कहा गया। इसका कारण यही है कि इस पर्व की जो बेसिकली जो आध्यात्मिक की दृष्टि है, इस पर्व में वीतराग भावना की विशेष साधना की जाती है। परस्पर वैर विरोध को शांत कर क्षमा, प्रेम एवं मैत्री भाव की गंगा बहाई जाती है। सभी मंत्रों में जैन धर्म का जहाँ तक सवाल है, नवकार मंत्र, सभी तीर्थों में शत्रुंजय तीर्थ, सभी प्रकार के दानों में अभय दान, सब गुणों में विनय गुण, विश्व के सब व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, नियमों में संतोष, तपों में क्षमा तप और सब तत्वों में सम्यक दर्शन श्रेष्ठ होता है। उसी प्रकार सब पर्वों में जो पर्युषण पर्व है वो सबसे श्रेष्ठ पर्व माना गया। पर्युषण का जो अगर हम अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ देखें, तो परि मतलब चारों ओर से सिमट कर और वसन मतलब एक स्थान पर निवास करना, या हम कहेंगे कि सोम में निवास करना या अपनी आत्मा का साक्षात करना। इस पर्व में साधना और तपश्चर्या के द्वारा कर्म रूपी मल को अथवा कषाय रूपी मल को दग्ध किया जाता है, खत्म किया जाता है। और पर्युषण पर्व में कषायों की अथवा राग द्वेष की प्रवृत्तियों को संपूर्ण रूप से क्षय करने हेतु पूरा जैन धर्म के लोग उसकी साधना करते हैं। जैन आगम साहित्य का अगर हम उसको पढ़ें तो हमें पता लगता है कि पर्युषण पर्व की आराधना का संबंध भौतिक पर्यावरण से भी होता है और पृथ्वी के भौतिक वातावरण में आए परिवर्तन के कारण भी यह पर्व मनाया जाता है। 8 दिन का जो पर्युषण पर्व है वो धार्मिक जागरण, व्रत, तप, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण आदि आत्म जागृति की प्रवृत्तियों में लीन रहकर मनुष्य अपने आत्मिक विकास के लिए प्रयत्नशील होता है। और पर्युषण पर्व की पवित्र परंपरा का कोई ये अंधविश्वास वाली बात नहीं है। यह एक बहुत ही एक मुख्य पर्व है और जो हमारा लाइफ का पर्पस भी है, लाइफ का उद्देश्य भी है कि अपने आत्मिक विकास करना, स्पिरिचुअल गेन हमें करना, जो हमारे साथ हमेशा रहता है। और जैसे मैंने कहा कि पर्युषण पर्व जो है 8 दिन का मनाया जाता है। यह अष्टानिका पर्व की परंपरा सिर्फ जो है प्रथम और अंतिम
तीर्थंकरों के शासनकाल में ही विहित है, और जो 22 तीर्थंकर जो हैं उनके शासन में पर्युषण जैसा कोई विधान नहीं था। उनके युग में ये परंपरा रहती कि जब भी चारित्र में कोई दोष लगता हो तो उसी समय उसका प्रतिक्रमण या क्षमापना कर लें। और इस तरह के जो हमारा पर्युषण पर्व है, जिसमें पाक्षिक, चातुर्मासिक, संवत्सरिक प्रतिक्रमण की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। कहते हैं कि जो अव्रती हैं, अप्रत्याखानी हैं या दिव्य परियोगों में मग्न रहने वाले देवता भी इस महापर्व के दिनों में नंदीश्वर द्वीप के शाश्वत चैत्य में भी जिन बिंबों की पूजा तथा उत्सव आदि दिव्य समारोह मनाकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारे जैन धर्म के सभी संप्रदायों में, भले ही वो श्वेतांबर हों, तेरापंथी हों, दिगंबर हों, सभी में इस भाद्रपद के महीने में ये पर्व मनाया जाता है। और श्वेतांबर परंपरा का जो मूर्ति पूजक संप्रदाय है, इसे भाद्र कृष्ण द्वादशी से लेकर भाद्र शुक्ल चतुर्थी तक, और जो स्थानकवासी परंपरा है और तेरापंथी संप्रदाय है, वो भाद्र कृष्ण त्रयोदशी से लेकर भाद्र शुक्ल पंचमी तक इसको मनाते हैं। और जहाँ तक दिगंबर समाज का सवाल है, यह पर्व भाद्र शुक्ल पंचमी से भाद्र शुक्ल चतुर्दशी तक मनाया जाता है। और दिगंबर समाज में इसको 10 लक्षण पर्व के नाम से जाना जाता है। उसकी भी हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। और इन 10 दिनों में क्षमा आदि 10 जो धर्म बताए गए हैं उनकी आराधना की जाती है। इसका जो महत्व है हमारा पर्युषण पर्व का, इसका कई तरह से ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये मैत्री भाव का प्रेरक है। पर्युषण पर्व जो है मैत्री भाव का प्रेरक है, अर्थात सब जीवों के प्रति मैत्री की भावना करने का पर्व जो है उसको हम पर्युषण पर्व कहते हैं। दूसरा है उपशम भाव का प्रेरक। पर्युषण उपशम भाव का प्रेरक पर्व है। हमारे जो इंद्रिय विषय हैं, कषाय हैं, और हम कोशिश करते हैं उनका उपशम करने की, वही हमारा पर्व पर्युषण है। दूसरा तपोभाव का भी प्रेरक है। पर्युषण पर्व से जो है चारों ओर से हम एक चित्त होकर तपस्या के द्वारा अष्ट कर्म जो होते हैं उनके दहन करने का कोशिश करते हैं, और उसी का जो पर्व है वो पर्युषण पर्व है। इसके अतिरिक्त जो इसका जो अनुष्ठान होता है, अनुष्ठान जो पर्युषण पर्व का है, बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जिसको हम खमत खामना भी कहते हैं या क्षमापना कहते हैं। ये एक प्रक्रिया है कि जिस समय किसी के प्रति दुर्भावना का आ जाए या दुष्कृत हो जाए, उसी समय हम दूसरे व्यक्ति से क्षमा याचना कर लें। यदि उस समय संभव ना हो तो उस दिवस प्रतिक्रमण में क्षमापना कर लें, क्योंकि जैन धर्म के लोग प्रतिक्रमण भी करते हैं शाम को जो है, तो उस समय हम क्षमापना कर सकते हैं। लेकिन किसी कारण से वह दिन भी टल जाए तो पाक्षिक प्रतिक्रमण की भी करते हैं जैन धर्म के लोग, तो उस समय हम क्षमापना कर सकते हैं। और अगर पक्ष तक भी मन की कलुषता ना धुले तो चातुर्मास का प्रतिक्रमण भी हम कर सकते हैं। और पर्युषण पर्व की जब संपन्न होते हैं तो हम मन का ग्रंथि मोचन भी हमें अवश्य करना चाहिए। और कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति संवत्सरी महापर्व पर भी क्षमा का आदान प्रदान नहीं करता है तो वह अपनी धार्मिकता को समाप्त कर देता है, वह भगवान की आज्ञा का विराधक होता है। इस दृष्टि से इस पर्व को ग्रंथि मोचन का पर्व भी कहा जाता है, और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा में इस पर्व का बहुत एक विशेष महत्व है। तो जैन धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पर्युषण का पर्व है सबसे मुख्य धार्मिक, और मैं कहूँगा कि हमारे जो आत्मिक विकास का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पर्व है। और जैसा मैंने कहा कि जैन धर्म के सभी संप्रदाय भाद्रपद महीने में इस पर्व को मनाते हैं। बड़े एक धर्म का वातावरण चारों तरफ रहता है, बहुत पूजा पाठ करते हैं लोग, बहुत व्रत करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, और जितना भी संभव होता है अपने आध्यात्मिक विकास की तरफ हम
कोशिश करते हैं, अपनी आत्मा का आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपने अंदर जो है अपनी सोल का जो है, और उस दृष्टि से अपने आप को पवित्र करने का, अपने आप को शुद्ध बनाने का और अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने का हम जो है पूरे प्रयास करते हैं इस पर्व के दौरान। आगे वाले दिनों में हम दिगंबर समाज में जो दक्ष लक्षण पर्व मनाया जाता है उसकी भी चर्चा करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि ये पर्वों की शुरुआत है और हम देखेंगे कि आगे तक भी जो है काफ़ी पर्वों का एक महोत्सव बना रहेगा हमारे भारत में या हिंदू धर्म में जो है। अभी कुछ प्रश्न हैं मेरे पास। एक प्रश्न है, मिस्टर बी के जैन हैं, वो पूछ रहे हैं कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1964 है, टाइम रात का 9 बजे है और जगह है अलवर। ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं और इनका रिटायरमेंट होने वाला है। तो पूछ रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनका क्या भविष्य है, प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नौकरी मिलेगी या इनको कुछ व्यापार करना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो इनका हमने हॉरोस्कोप बनाया और देखते हैं कि इनका जो लग्न है वो कुंभ लग्न है, एक्वेरियस साइन है, जिसमें शनि जो है वो रेट्रोग्रेड होकर वहाँ पर पॉजिटेड है अपनी ही मूल त्रिकोण साइन में। गुरु जो है वो 4th हाउस में प्लेस्ड है और 5th हाउस में मार्स, वीनस और राहु हैं। सन मरकरी 6th हाउस में है, 6ठे भाव में है, और मरकरी जो है वो 7वें भाव में है और केतु जो है वो 11वें भाव में है। तो अगर इनकी जो दशा है इस समय शुक्र में या वीनस में मरकरी का पीरियड चल रहा है जो 12 मार्च 2021 से शुरू हुआ है और जो 12 जनवरी 2024 तक चलेगा। जहाँ तक गोचर का सवाल है, गुरु जो है वो लग्न में गोचर कर रहा है और शनि जो है इनके 12th हाउस में इस समय गोचर कर रहा है और राहु केतु 4th और 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और इन्होंने प्रोफेशन से कनेक्टेड सवाल है, तो प्रोफेशन के लिए हम लोग जो डिविजनल चार्ट हम देखते हैं वो दशमांश चार्ट हम देखते हैं और दशमांश चार्ट में जो प्लैनेट केंद्र में प्लेस्ड होते हैं उनका हमारी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो मैं देख रहा हूँ कि वीनस इनका जो दशमांश चार्ट में 10th हाउस में प्लेस्ड है और मरकरी जो है वो 4th हाउस में दशमांश चार्ट में प्लेस्ड है। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो जो वीनस मरकरी का पीरियड जो ये रन कर रहे हैं इस समय जो चल रहा है वो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने कहा कि इनका जो शनि है वो रेट्रोग्रेड होकर लग्न में बैठा हुआ है जो कि इसकी मूल त्रिकोण राशि है और वहाँ से इसका जो दृष्टि है वो 10th हाउस के ऊपर जो प्रोफेशन का हाउस होता है उसके ऊपर दृष्टि है। तो दशा का जहाँ तक सवाल है, गोचर का जहाँ तक सवाल है, तो उससे तो यही लगता है कि प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका समय अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और मैं कहूँगा कि अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा है। और इसमें जो शनि इनका रेट्रोग्रेड चल रहा है, रेट्रोग्रेड है हॉरोस्कोप में, और आजकल भी जो शनि रेट्रोग्रेड चल रहा है जो कि अक्टूबर के करीब मिडिल में सीधा होगा, डायरेक्ट होगा, और जुपिटर का भी ट्रांजिट जो गोचर है वो लग्न में बहुत अच्छा है इनके लिए। तो इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद नौकरी मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर से जो मैं देख पा रहा हूँ कि अक्टूबर के महीने में इनको कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी कर पाएंगे, उसको अवेल भी कर पाएंगे। और जो इनका हॉरोस्कोप है उससे दो ही चीज़ें और भी लगती हैं कि इन्होंने ये भी पूछा है कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या अपने काम की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या कहीं नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो
सेवन्थ हाउस को अगर हम देखें तो सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो सन है, वो सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है। और सेवन्थ हाउस के ऊपर जो शनि की भी दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि है, और मार्स भी 8वें घर को देख रहा है, तो सेवन्थ हाउस बहुत अच्छा नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, और मुझे यही लगता है कि नौकरी जो है वो इनको मिल जाएगी अक्टूबर के महीने में। तो इनको 1-2 महीने वेट करना पड़ेगा, और डेफिनेटली जो है मतलब you will get a very good opportunity, and I think you should be able to avail that opportunity also. और आगे भी मेरे ख्याल में जो पीरियड है वो अच्छे ही हैं, तो इसलिए कोई ऐसी समस्या की संभावना मुझे नज़र नहीं आती है। दूसरा एक प्रश्न और भी है, इनका डेट ऑफ बर्थ 30 अक्टूबर 78 है, सुबह 6:06 पर बर्थ है, और अलीगढ़ का बर्थ है। पूछ रहे हैं कि इनकी जो दशा शुरू होने वाली है शनि की, और ये जो दशा है 12 फरवरी 2022 से शुरू होगी, और जैसा हम जानते हैं कि शनि की दशा 19 साल की होती है। तो पूछ रहे हैं कि प्रमोशन वगैरह मेरा कब होगा, और शनि की दशा जो है वो कैसी रहेगी। अगर हम इनका हॉरोस्कोप देखें तो लग्न में सन और वीनस का प्लेसमेंट है। वीनस अपनी ही राशि में है, सन जो है वो नीच की राशि में है। मरकरी और मार्स सेकंड हाउस में प्लेस्ड हैं। केतु सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है। जुपिटर उच्च का होकर 10th हाउस में प्लेस्ड है। शनि 11th हाउस में प्लेस्ड है, और मून और राहु जो हैं वो 12th हाउस में प्लेस्ड हैं। पहली चीज़ तो जो वीनस है, शुक्र है, लग्न में केंद्र में अपनी राशि में है, तो इससे एक ज्योतिष में 5 महापुरुष योग होते हैं, जो कि मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न प्लैनेट से बनते हैं। और इसकी 2 ही कंडीशन होती हैं कि प्लैनेट केंद्र में होना चाहिए और अपनी उच्च की राशि में हो या अपनी राशि में हो। तो जैसे मैंने कहा कि वीनस जो है शुक्र है, केंद्र में बैठा हुआ है, अपनी राशि में है, तो इससे जो पंच महापुरुष योग बनता है उसको हम मालव्य महापुरुष योग कहते हैं। और मालव्य महापुरुष का अर्थ होता है कि लाइफ में जो भी आपके कंफर्ट्स हैं, लग्जरीज हैं, मटेरियल गेन्स हैं, वो आपको बहुत मिलते हैं, उन चीज़ों में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उस दृष्टि से मालव्य महापुरुष बहुत अच्छा योग बन रहा है इनके हॉरोस्कोप में। दूसरा, जुपिटर उच्च का है। गुरु जो है मेन प्लैनेट होता है, और पर्टिकुलरली फीमेल के हॉरोस्कोप में तो उसकी पोजीशन 10th हाउस में जो उच्च का है बहुत अच्छी पोजीशन है। और जैसे मैंने कहा कि गुरु से भी एक महापुरुष योग बनता है, क्योंकि गुरु उच्च का है और केंद्र में पॉजिटेड है, तो इसलिए गुरु से भी जो दूसरा महापुरुष योग बना उसको हम हंस महापुरुष योग कहते हैं। और हंस महापुरुष योग, जुपिटर बेसिकली इज प्लैनेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इट्स प्लैनेट ऑफ ब्लेसिंग ऑफ द गॉड और नॉट सेक्सुअली। तो हमारे जो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और कहते हैं कि हमारे ऊपर ईश्वर का हाथ होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो ईश्वर हमारी मदद करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे कि जुपिटर का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, वीनस का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। और दूसरा, सन जो है लग्न में नीच का है। लोग जनरली कहते हैं कि नीच का सन है लग्न में तो शायद अच्छा नहीं है। पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सन जो है यहाँ पर 11th हाउस का लॉर्ड है, विच इज़ द हाउस ऑफ गेन्स एक्चुअली। और गेन का लॉर्ड लग्न में बैठना एक बहुत अच्छा एक योग बनाता है फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सन तो राजा है, जो गेन वो राजा की तरह ही देता है, नीच का हो उच्च का हो उससे फर्क नहीं पड़ता, राजा तो राजा ही है। तो जो गेन मिलते हैं वो सब्सटेंशियल गेन होते हैं हमारी लाइफ में, तो इसलिए इसको वैसे भी बहुत अच्छा माना गया। नीच का अगर किसी का भी सूर्य अगर लग्न में बैठा हुआ है तो मेरे हिसाब से दैट इज द बेस्ट योग फ्रॉम फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा, यहाँ पर इनका जो सन का है, ज्योतिष में एक नीच भंग राजयोग भी होता है,
और सन जो है वो उसकी नीचता वो कैंसिल हो जाती है, नीच भंग हो जाता है। और नीच भंग ही नहीं होता बल्कि वो राजयोग कारक प्लानिट बन जाता है। तो सन जो नीच का हमें लग रहा है वो नीच भंग तो हो ही रहा है साथ में, और राजयोग कारक भी बन रहा है। और वैसे भी अगर राजयोग कारक नहीं भी बनता, नीच भंग नहीं भी होता, तो फिर भी 11th हाउस का लॉर्ड सन जो है वो अगर लग्न में बैठा हुआ है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन फ्रॉम गेन्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब जहाँ तक शनि का सवाल है, क्योंकि इनका प्रश्न है कि जो शनि की महादशा होगी वो कैसी होगी, और शनि को हम देखते हैं कि शनि जो है यहाँ पर 4th और 5th हाउस का लॉर्ड है। 4th हाउस हमारा केंद्र स्थान है और 5th हाउस हमारा त्रिकोण स्थान है, क्वाड्रेंट एंड ट्राइन हाउसेस। और हम जानते हैं ज्योतिष में कि जब भी कोई भी प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण दोनों स्थानों का लॉर्ड होता है तो हम उसको योग कारक प्लैनेट कहते हैं। और योग कारक प्लैनेट इज ऑलवेज बेनिफिक प्लैनेट, बहुत शुभ होता है, और कहते हैं कि एक तरह से हम कहेंगे राजयोग कारक प्लैनेट बन जाता है। इट्स ए वंडरफुल प्लैनेट। और कोई भी अगर योग कारक प्लैनेट है तो उसके रिजल्ट हमेशा हमें शुभ ही प्राप्त होते हैं, कभी भी अशुभ प्राप्त नहीं होते। तो इनके हॉरोस्कोप में जो शनि है वो योग कारक प्लैनेट है। और दूसरी अच्छी बात शनि की क्या है कि शनि जो है वो अपना हाउस, 5th हाउस जो अपना हाउस है उसको देख भी रहा है। और जब कोई भी प्लैनेट अपने हाउस को देखता है, अपनी राशि को देखता है, तो उस हाउस से संबंधित राजयोग भी बनाता है। इसका मतलब 5th हाउस से संबंधित राजयोग बन रहा है। और जैसे जो कहा कि 5th हाउस हमारा प्रॉस्पेरिटी का हाउस तो है ही है, बट दिस इज द हाउस ऑफ योर न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द प्रोफेशन आल्सो, क्योंकि ये 10th हाउस जो प्रोफेशन का हाउस होता है उससे 8th हाउस होता है। तो हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज जो मिलती हैं वो हम 5th हाउस से देखते हैं। और 5th हाउस आप देखते हैं कि बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट हो रहा है, योग कारक प्लैनेट जो है उसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है। और अगर हम प्रोफेशन की भी बात करें थोड़ी सी, तो दशमान चार्ट जैसे मैंने कहा कि हम देखते हैं इसमें प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दशमान चार्ट में जो भी प्लैनेट 10th हाउस के लॉर्ड को एस्पेक्ट करते हैं, दशमान चार्ट में जो भी 10th हाउस का लॉर्ड होता है उसको जो भी प्लैनेट एस्पेक्ट करते हैं, दे आर रियल माइलस्टोन फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शनि जो है वो जो 10th हाउस का लॉर्ड मरकरी है उसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है। इट का मतलब ये हुआ कि शनि इज रियली वंडरफुल प्लैनेट फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम प्रोफेशन में नई अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, प्रोफेशनल गेन्स की बात करें, लाइफ में सुख समृद्धि की बात करें, तो मरकरी की जो दशा ऑपरेट होगी मेरे हिसाब से वो दशा बहुत शुभ दशा होगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। बट फिर भी जो शनि को एक अशुभ प्लैनेट कहा, और सबसे ज़्यादा अशुभ प्लैनेट हम उसको शनि को मानते भी हैं, शनि को हम सबसे ज़्यादा अशुभ प्लैनेट मानते हैं। तो इसलिए जो शनि की दशा होती है शुरू में थोड़ा सा परेशान करती है। जब जुपिटर के बाद शनि की दशा आती है तो शनि कैसा भी हो लाइफ में थोड़ा से उथल पुथल मचते हैं 1 साल के लिए, और जब उथल पुथल होने के बाद बट उसके बाद आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और कहा भी, एक मानसागरी बुक है उसमें कहा कि जब भी शनि में शनि की दशा शुरू होती है और शनि का प्लेसमेंट कैसा भी हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम देता ही है थोड़ी बहुत जो है, वो कहा कि बंधु दार सुतार्था नाम नाशम बपीर्णम भवेत विदेश गमनम दुखम सौरे स्वांतिर संस्थिते, कि जब शनि में शनि की दशा होती है तो लाइफ के हर एस्पेक्ट में प्रॉब्लम आती है, मन बहुत परेशान रहता है, लगता है घर से भाग जाओ और कहीं भी हमें सुख नहीं मिलता है। बट इनके हॉरोस्कोप में शनि का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली थोड़ा शुरू में लाइफ में उथल पुथल होगी, लेकिन उसके बाद जो है वो बहुत अच्छा टाइम जो है वो आएगा और शनि की दशा जो है बहुत अच्छी रहेगी। अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमल ध्यानी जी, युवा पाठक मैत्री जी, सतनाम कौर जी, गैरी एरी जी,
तो आपने कुछ प्रश्न भी पूछे हैं, तो डेफिनेटली हम अगली बार उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और बहुत अच्छा लगता है, आप प्रश्न पूछते रहिए और हम पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम अगर उस बार नहीं तो अगली बार हम ज़रूर उसका जवाब दे दें। सभी को धन्यवाद, और सभी जो आने वाले पर्वों के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।